बात करते हैं सिंध के ज़िले उमरकोट के बारे में, जिसके बारे में बताया जाता है कि वहाँ पर अकबर बादशाह की पैदाइश हुई थी। उमरकोट सिंध का वो इलाका है जहाँ हिंदू बड़ी अक्सरियत में रहते हैं। अगर ये कहा जाए कि उमरकोट पाकिस्तान का वाहिद ज़िला है जहाँ हिंदू कम्युनिटी मुसलमानों से भी ज़्यादा तादाद में रहती है तो गलत नहीं होगा। मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ हिंदू कम्युनिटी की तादाद 52% है। इसके बावजूद हम देखते हैं कि उमरकोट बहुत पसमानदा इलाका है। वैसे तो सिंध के तकरीबन ज़्यादातर अजला जहाँ मुसलमान भी अक्सरियत में हैं बहुत पसमानदा है, बहुत बैकवर्ड है, और उसकी वजह ज़ाहिर है बैड गवर्नर्स है। उसकी वजह यही है कि अशराफिया जो है वो गरीबों के लिए इतना नहीं सोचते, इन्हीं के वोट से जीत कर आते हैं, शहरों में जाके वो डिफेंस क्लिफ्टन में आबाद हो जाते हैं, अपने बच्चों को दुबई में रखते हैं, आला तालीम देते हैं। लेकिन सिंध की जो गरीब आबादी है वो हर गुजरते दिन के साथ पीछे की तरफ तरक्की कर रही है। आज हम उमरकोट के बारे में बात करते हैं कि वहाँ कितने लोग हैं, वहाँ इलेक्शंस कैसे होते हैं, मुख्तलिफ अखबारात और रिसालों की मदद से जो मालूमात हमारे पास जमा हुई है उसको आपके सामने रखते हैं। अगरचे हमने उमरकोट का विज़िट भी किया और अकबर के पैदाइश के मुकाम पे भी पहुँचे, लेकिन एक विज़िटर की नज़र से और एक मुकामी सहाफ़ी की नज़र से देखने में बड़ा फ़र्क होता है। तो हमने उन्हीं पे बेस किया है जो सिंध के मशहूर सहाफ़ी हैं, जिन्होंने वहाँ के मकामी लोगों से इंटरव्यूज़ लिए, बातचीत की और आदाद व शुमार रखे। उमरकोट कराची से तकरीबन 325 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। मुग़ल सल्तनत के बानी शहनशाह अकबर की पैदाइश और सिंध की लोक दास्तान उमर मारवी ने भी यहाँ जन्म लिया था। इस शहर का नाम यहाँ मौजूद किले से वाबस्ता है जहाँ राजपूत, ठाकर घराने और सोमरू हुक्मरान रहे हैं। उमरकोट का किला इस खित्ते में सियासत की कुंजी समझा जाता था। ये राजस्थान के मारवाड़ और वादी मेहरान के अहम संगम पर मौजूद है। एक तरफ सहरा है तो दूसरी तरफ नहरी पानी से आबाद होने वाला सरसब्ज इलाका है। कराची से मिठी तक सड़क की तामीर से कब्ल ये शहर अहम तिजारती सरगर्मियों का मरकज़ होता था और इसको थर का गेटवे कहा जाता था। आज भी खुराक समेत आम ज़रूरत की चीज़ें थर पारकर में उमरकोट से ही जाती हैं। वाज़ेह रहे कि उमरकोट थर पारकर के बाद सिंध का दूसरा बड़ा ज़िला है जहां हिंदू आबादी कुल आबादी का लगभग 40% है। उमरकोट की मईशत क्या है, उमरकोट में क्या बिजनेसेस होते हैं और वहां के लोगों का गुजारा किन चीज़ों पर है। एक सहाफ़ी ने एक मुकामी सब्ज़ी मंडी के साबिक़ सदर से मुलाकात की जिनका नाम प्रेम सागर बताया जाता है। प्रेम सागर आढ़त का कारोबार करते हैं। उनके बाप दादा भी इसी पेशे से वाबस्ता रहे हैं। पाकिस्तान बनने से पहले सिर्फ मालही बिरादरी आढ़त का काम करती थी, मगर बाद में इस कारोबार में दीगर कम्युनिटीज़ भी शामिल होती चली गईं। प्रेम सागर कहते हैं कि इलाके में आज भी 80% दुकानें हिंदू कम्युनिटी की हैं, जबकि 20% मुसलमानों की हैं। ज़्यादातर यहाँ पर सब्जियों की काश्त होती है और फल मुल्क के दीगर हिस्सों से यहाँ आते हैं। उमरकोट की इकनॉमी का तमाम दारोमदार एग्रीकल्चर पर है। ज़मींदारों की अक्सरियत मुसलमानों की है, जबकि किसान 80% हिंदू दलित कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। शहरों में दुकानदारों की अक्सरियत अपर कास्ट हिंदुओं की है जो सुनार हैं, खाद बेचते हैं, बीज बेचते हैं और इन दुकानों पर इन्हीं लोगों की गिरफ्त है। सियासत की अगर बात करें तो पहले ये इलाका जैसे कि थर पारकर का एक हिस्सा था, लेकिन उमरकोट को ज़िले की हैसियत हासिल होने के बाद 1993 के इलेक्शन से लेकर आज तक पीपल्स पार्टी यहाँ से जीतती चली आई है। दीगर जमातों में मुस्लिम लीग फंक्शनल दूसरी बड़ी जमात है और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून और तहरीक-ए-इंसाफ भी मुकामी सियासतदानों की हमदर्दियों की तब्दीली के साथ अपने उम्मीदवार सामने लाती रही हैं। माजी में उमरकोट
टाउन कमेटी के चेयरमैन से लेकर रुकन असेंबली तक हिंदू कम्युनिटी के लोग जीतते रहते थे, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक ने अक़लियतों के लिए जुदागाना इंतखाब का एक निज़ाम दिया। उमरकोट में इस वक्त कौमी असेंबली की 1 और सूबाई असेंबली की 4 नशिस्तें हैं, तहाँ मरकज़ी धारे की सियासी जमातों की अक्सरियत आम नशिस्तों से यहाँ किसी माइनॉरिटी को टिकट नहीं देती। उमरकोट में वोटरों की तादाद 5.5 लाख के करीब है, जिसमें से मर्द तकरीबन 54% है। 1918 के इलेक्शन में मैदान में 50 के करीब उम्मीदवार थे, जिनमें से सिर्फ 9 अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे और जिन्होंने मिलकर टोटल सिर्फ 1741 वोट लिए। इन उम्मीदवारों में मुस्लिम लीग नून की नीलम वालजी भी शामिल थी। नीलम वालजी कहती है कि सियासी जमातों ने एक रिवायत कायम कर ली है, यानी वो मखसूस नशिस्तें मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के उम्मीदवारों में तकसीम कर देती हैं, जैसे भेल कम्युनिटी, कोल्ही कम्युनिटी, मेंगवाड़ कम्युनिटी और मालही बरादरी वगैरह, और उनमें बांटने के बाद वो पूरी कम्युनिटी का वोट ले जाते हैं। नीलम वालजी के मुताबिक अक़लियती उम्मीदवारों को टिकट ना देने की दूसरी वजह मईशत है। उनके ख्याल में इलेक्शन में आजकल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और कोई आम लोअर क्लास का फ़र्द इतने पैसे खर्च करने का सोच भी नहीं सकता। अगर वो इतनी हैसियत रखता भी है तो उसको आसानी से इलेक्शन लड़े बगैर मखसूस नशिस्त दे दी जाती है। वो कहती है कि यहाँ की जो नुमाइंदगी है वो हकीकी नहीं है। यहाँ 98% हिंदू बरादरी ही वोट डालती है। मुसलमान वोट डालने के लिए बहुत कम निकलते हैं, ख़ास तौर पर उनकी ख़वातीन घरों से वोट डालने के लिए नहीं निकलती, और हिंदुओं की जो अपर क्लास है उनकी ख़वातीन भी वोट देने बाहर नहीं आती। सिर्फ़ और सिर्फ अक़लियती ख़वातीन की अक्सरियत वोट देती है। लालचंद मालही का ताल्लुक़ उमरकोट से है और वो मखसूस नशिस्त पर तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असेंबली हैं। उनके मुताबिक हिंदू आबादी अक्सरियत में होने के बावजूद सियासी जमातें ज़्यादातर अक़लियतों को आम नशिस्तों पर नामज़द नहीं करती हैं। यहाँ पर बसने वाले पाकिस्तान की अक़लियती बरादरी ज़्यादातर पीपल्स पार्टी को वोट देती आई है, लिहाजा सियासी जमातों के लिए ज़रूरी है कि वो अक़लियतों को आम नशिस्तों पर नामज़द करें। गुज़िश्ता बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने 40 से ज़ायद यूनियन काउंसिल में से एक के चेयरमैन को भी अक़लियती कम्युनिटी से नामज़द नहीं किया था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के सूबा सिंध में गुज़िश्ता 3 अदवार से पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। उमरकोट में 1 कौमी और 4 सूबाई असेंबली की नशिस्तों में से 2 मुकामी सैयद बरादरी और 2 तालपुर ख़ानदान के पास हैं। पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर निसार अहमद खोड़ो कहते हैं कि टिकट के उम्मीदवार के लिए वो पार्टी से वफादारी, कम्युनिटी में असर रसूख की बुनियाद पर फैसला करते हैं। मीरपुर खास, उमरकोट और थर पारकर में गैर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। वहाँ हमने मिसालें कायम की हैं। एक सेनेटर कृष्णा कुमारी हैं, जबकि थर से महेश कुमार मलानी आम नशिस्त पर MNA है। उमरकोट में अगर यूसुफ तालपुर अक़लियतों के बल पर जीत जाते हैं तो इनका कद काट है, उनकी आवाज़ में दम है, ऐसी आवाज़ को महरूम नहीं कर सकते। खट्टूमल को नुमाइंदगी देकर मुशीर बना दिया गया है। सिर्फ इलेक्शन का मामला नहीं है, सरकारी मुलाजमतों में भी अक़लियतों को उनकी आबादी के लिहाज से मुलाजमतें नहीं दी जाती। ज़्यादातर मुलाजमतें महकमा तालीम, सेहत, पुलिस और म्यूनसिपैलिटी के निज़ाम में है। सिर्फ म्यूनसिपल कमेटी में 209 कुल मुलाजिम हैं, जिनमें से 60% मुस्लिम हैं, जबकि बाकी 40% में सैनिटरी वर्कर्स शामिल हैं। नीलम का कहना है कि जब मुलाजमतें आती हैं तो वो मुलाजमतें भी उन लोगों के हिस्से में चली जाती है जो लोग शहरों में पले बड़े हैं। अगर किसी का बाप किसान है तो वो अपने बच्चे को सिखाता है कि तुम्हें खेती करनी है। अगर बाप मिस्त्री है तो बेटे को वही काम सिखाता है, और अगर कोई नौकर होगा तो कहेगा बेटा मेरे बाद तुम मालिक का नौकर ज़रूर बनना।
कौमी असम्बली के रुकन लाल मालही कहते हैं कि सरकारी मुलाजमतों का हमारे माशरे में सियासत से एक गहरा ताल्लुक़ है। अगर कहीं आपकी नुमाइंदगी नहीं तो कोटा और तरफदारी तो छोड़े, मेरिट पर भी मुलाजमत नहीं मिलती। इस वजह से अक़लियती बरादरी अक्सर अच्छी मुलाजमत हासिल करने से महरूम रहते हैं। मेवाराम परमार समाजी कारकुन हैं और हिंदू कम्युनिटी में तालीम के फ़रोग़ के लिए काम करते हैं। उनका कहना है कि मुलाजमत का ताल्लुक़ तालीम से ही है। अगर तालीम नहीं होगी तो सरकारी या निजी शोबे में मुलाजमत नहीं मिलेगी। अक़लियतों की अक्सर शेड्यूल कास्ट है, वो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तालीम और आला तालीम का वो ख्वाब भी नहीं देख सकते, लिहाजा माशी सूरत हाल ही सरकारी मुलाजमतों में बड़ी रुकावट है। यहाँ हिंदू आबादी अक्सरियत में है, लेकिन उनका मुंतखब नुमाइंदा कोई नहीं, जबकि अक़लियती मुस्लिम आबादी के नुमाइंदे हैं। चूँकि मुलाजमतों में सियासी अमल दखल होता है तो ऐसी सूरत हाल में अक़लियतें महरूम रह जाती हैं। बाद सहाफ़ियों ने यह भी बताया कि कुछ हिंदू घराने जो बहुत गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनसे ईसाई मिशनरी इदारों ने रब्ता किया और वो लोग जब मज़हब कन्वर्ट करके ईसाई बन गए तो उन्हें उनकी तरफ से कुछ मराहत मिली हैं, बाज़ को घर भी मिले हैं। मीरपुर ख़ास उमरकोट रोड के करीब एक गांव है जिसका नाम मरियम नगर है। यहाँ के रहायशियों का लिबास और अंदाज हिंदू कोल्ही की कम्युनिटी जैसा है, लेकिन वो अब मसीह मज़हब इख्तियार कर चुके हैं। उनके मकानात पर अब स्लेब का निशान लगा है, जबकि गांव में मंदिर की बजाय चर्च मौजूद है। नीली गोवंद बताती हैं कि उनके शौहर के दादा मसीही थे, जबकि उनके ख़ानदान के नाना नानी ने मज़हब तब्दील किया था। बरादरी के लोगों ने हमसे पूछा, आपने इस मज़हब का इंतखाब क्यों किया? हमने उन्हें बताया कि हमें दुआएं सीखने को मिलती हैं, अच्छे गाने सुनते हैं, हमें सहूलियात मिली हैं और तालीम भी अच्छी मिल जाती है। उमरकोट में बाज़ बड़े ज़मींदारों पर बॉन्डेड लेबर के इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं। ऐसे ज़मींदारों की प्राइवेट जेलों से रहा होने वाले किसानों का ज़्यादातर ताल्लुक़ कोल्ही कम्युनिटी से होता है। मरियम नगर के रहायशियों का कहना है कि पहले वो बेघर थे और ज़मींदारों के पास रहते थे। फिर एक फादर ने उन्हें ये ज़मीन लेकर दी, जिस पर घर भी बना कर दिए। इसके अलावा स्कूल, चर्च और गलियां पक्की बनवाई। उनके 150 से ज़ायद घराने हैं, जबकि उमरकोट में ऐसी 3 की करीब कॉलोनियां हैं जो अब कोल्ही से क्रिश्चियन बन चुकी हैं। इनके दीगर इलाकों की तरह उमरकोट में भी जबरी तौर पर मज़हब तब्दील करने के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। उन इल्ज़ामात में कितनी सच्चाई है और कितनी कहानी, इसका फ़ैसला हम इस वीडियो में नहीं कर सकते। जहां हमने सियासी बैकग्राउंड और सियासी कल्चर की बात की, वहां हमें इस खुशाइन पहलू को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि उमरकोट सिंध का वो वाहिद ज़िला है थरपारकर के बाद जहां मजहबी हम-आहंगी उरूज पर है, क्राइम ना होने के बराबर है, हिंदू, सिख और क्रिश्चियन मिलजुल कर रहते हैं और मजहबी लड़ाई झगड़े ना होने के बराबर है। सियासत और मईशत का उतार चढ़ाव अपनी जगह, लेकिन इस ज़िले में मजहबी हम-आहंगी जिस तरह मौजूद है वो हमें दूसरी जगह नज़र नहीं आती। मुहर्रम हो या होली और दिवाली, मजहबी हम-आहंगी हर जगह नज़र आती है। लोग एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं। पीर पतोरो उमरकोट का एक बड़ा दरबार है जहां मुस्लिम और हिंदू दोनों ही आते हैं। इसको आधा मुल्तान भी कहा जाता है। इस दरबार से मुंसलिक घनौर सिंह कहते हैं कि हम मुल्तान वालों को पीर तस्लीम करते हैं, वो हमें तस्लीम करते हैं। उनके गद्दी नशीन यहाँ आते हैं क्योंकि पीरी की दस्तार हमें वहाँ से ही मिली है। उमरकोट की जब बात ख़त्म की जाएगी तो इस बात को दोबारा कहा जाएगा कि वहाँ के सियासतदान लोगों के वोट के लिए तो बहुत आगे बढ़ के इलेक्शन के दिनों में
پیر چھونے تک کو تیار ہوتے ہیں، دروازوں پہ جاتے ہیں۔ وہاں کی خواتین بتاتی ہیں کہ الیکشن کے دنوں تک ووٹ ڈالنے سے پہلے ہماری بہت عزت افزائی ہوتی ہے، ہمیں گاڑیوں میں آ کے لے جاتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، لیکن ووٹ ڈلنے کے بعد کوئی ہمیں پہچاننے والا بھی نہیں ہوتا، گھر واپس پہنچانے کے لیے بھی بعض اوقات گاڑی نہیں ہوتی۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ووٹ ڈالنے کے بعد 5 سال تک ان کا اپنے نمائندوں کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہوگا۔ اور اس علاقے کی یا دیگر علاقوں کی پسماندگی کی جو بڑی وجہ ہے وہ ہے کہ ان کا سیاسی طور پر استحصال ہوتا ہے، ہندو جیتے یا مسلمان جیتے۔ جیتنے کے بعد اگر آپ اپنے ووٹرز کو اس طرح ذلیل کریں گے، ان کو بھلا دیں گے، تو آپ کے علاقے ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ غنڈہ گردی اور ڈکیتی ہے۔ لوگوں کی نمائندگی کے لیے اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو آخر وقت تک ان کے ساتھ کھڑے رہیں، ان کے بچوں کی تعلیم کا سوچیں، ان کے لیے ہیلتھ سینٹر بنائیں اور ان کی خوشی غمی میں 5 سال آپ نظر آتے رہیں، تبھی علاقہ ترقی کرے گا، تبھی وہاں کی ہندو اور مسلم کمیونٹی آگے بڑھے گی۔